हेलो गाइस, मैं हूं प्रतीक। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस है, हम बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी एक स्टॉक की कैसे की जाती है और उसके हमें क्या बेनिफिट्स हैं, या हम कैसे उस स्टॉक में जजमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपको कोई कंपनी है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप उसके फंडामेंटल्स को स्टडी करके एक बेसिक आइडिया बना सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसके फंडामेंटल्स या फाइनेंशियल्स जो उसके हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, और कैसे वो कंपनी अगर मान लीजिए कोई पेंडेमिक सिचुएशन जैसे कि आज के टाइम पे चल रहा है तो उसको विथस्टैंड कर पाएगी कि नहीं। तो जो सबसे बेसिक अगर मैं बताऊं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे लाइफ में अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल ली जाए, तो जैसे हम कॉलेज में जब हम कॉलेज पास आउट करते हैं, तो जब वो कैंपस प्लेसमेंट का टाइम आता है, तो वो जो कंपनीज़ होती हैं जो आपको जॉब ऑफ़र करती हैं, उनके पास बेसिकली एक ऑप्शन होता है कि वो नए नए बच्चों में इन्वेस्ट करें। कोई भी कंपनी अगर आपको जॉब ऑफ़र दे रही है तो वो बेसिकली आपके अंदर एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। ठीक है। तो उस टाइम पे उनके पास क्या, आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, आप जस्ट आपने स्कूल पास आउट किया, कॉलेज पास आउट किया, और अब आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं। तो जब कंपनीज के पास क्या होता है, आपके आपके टेंथ के मार्कशीट, ट्वेल्थ के मार्कशीट, और जो भी आपका कॉलेज में जो भी CGPA था उसके बारे में, वो जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, वो सब उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उनके बेसिस पे और आपके साथ जो कुछ इंटरेक्शन होता है हाफ आवर या 1 आवर का, उस बेसिस पे उनको जज करना होता है कि ये जो कैंडिडेट है ये हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, जो हम इसको जो भी पैकेज आपको ऑफर करते हैं उससे हम लाइक वो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा रिटर्न देगा कि नहीं। आप उनको उसी जो 1-2 घंटे का इंटरेक्शन होता है उसके टाइम में आपको डिसाइड करना होता है। तो उस टाइम पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बेसिकली आपके फंडामेंटल्स को जस्टिफाई करते हैं। तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो फंडामेंटल्स हैं वो हमेशा कंपनी के साथ चल रहे हैं। मतलब जैसे कोई इंडिविजुअल है, वो इंटरव्यू में गया तो वो फंडामेंटल्स हमेशा लेके जा रहा है। जैसे आपने सुना होगा 10th 12th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके फंडामेंटल्स हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं हम उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमें बेसिकली आइडिया लग जाएगा। जैसे कोई भी कंपनी है, जब वो आपको इंटरव्यू के लिए अप्रोच लाइक आप अप्लाई करते हो या अप्रोच करते हो, तो उनका कुछ क्राइटेरिया सेट रहता है। उसी हिसाब से अगर आप किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, उसमें आप अपना क्राइटेरिया फिल्टर आउट कर सकते हो कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये कंपनी फंडामेंटली एवरेज है, या कंपनी फंडामेंटली वीक है। तो हमें कोशिश करनी है कि जो फंडामेंटली वीक कंपनीज हैं हम उसमें ना जाएं। जैसे कि बेसिकली कोई भी कंपनी जब आपको जॉब देगी, जो भी कोई फर्म है, अगर आप उसके पास जाएंगे तो उनका जो क्राइटेरिया है अगर आप वो फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप इंटरव्यू तक नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मोस्टली कंपनीज का 75% थ्रू आउट का एक रूल रहता है, एक कॉमन सी अगर बात करें, तो उसी हिसाब से हम किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करके अपना भी एक क्राइटेरिया बना सकते हैं कि जो अगर फंडामेंटली वीक कंपनी है तो हम उससे दूर रहें, क्योंकि फंडामेंटली वीक कंपनीज इन अ लॉन्गर टर्म रिस्की बेट हो जाता है। और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग आपको शेयर सजेस्ट करते होंगे, मैंने यहाँ पे वीडियोस बना के आपको ये 10 मल्टी बैगर शेयर्स, ये स्टॉक SIP में भी कुछ 10 शेयर्स आपको बताने की कोशिश की है। तो जैसे कोई आपको आदमी आके बताता है, या कोई भी जहाँ पे भी आप टिप्स देखते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, कहीं पे भी, या कोई मैसेज करके आपको बताता है, तो एटलीस्ट आप इतने लिटरेट रहें फाइनेंशियली कि आप उस कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी कर पाएँ। एक फंडामेंटली वीक कंपनी में आपका पैसा ना लगे, क्योंकि उसमें आपके पैसे फंसने और डूबने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर मैं किसी भी कंपनी का, जैसे ये बेसिकली मैंने ये एक screener.com, ये एक वेबसाइट है, आप इसका हेल्प ले सकते हैं, फ्री टू यूज़ है। आप screener.in करके सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा गूगल पे, और आप ये वेबसाइट खोल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जाके किसी भी कंपनी का नाम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, क्योंकि मैंने ये शेयर आपको 2 बार सजेस्ट किया था, तो इसीलिए मैं इसको खोल के, तो मतलब बेसिकली जैसे मैंने कोई शेयर आपको सजेस्ट करा, मैंने बोला कि 10 शेयर आप ले सकते हैं, तो उसमें मैं भी जाके अगर मान लीजिए मैं एनालिसिस करे बिना सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बना रहा होता, तो शायद मैं कोई भी 10 शेयर पकड़ लेता, निफ्टी 50 के टॉप 4 ले लेता, या प्राइस के हिसाब से ले लेता। और ज़्यादातर स्टॉक्स के फंडामेंटल अच्छे ही होते। तो अगर हम देखते हैं किसी भी कंपनी के, अगर आपको फंडामेंटल्स को जज करना है, अगर आप स्क्रीनर.com के होम पेज पे आके अपनी कंपनी सेलेक्ट करके खोलेंगे तो इस टाइप से आपको स्क्रीन मिलेगा। इसमें आपको कंपनी क्या करती है इसके थोड़ा सा अबाउट के बारे में मिल जाएगा। तो बेसिकली जो ये आपको मतलब अलग अलग फील्ड, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स में हैं जिनके बारे में अभी हमने इतना एक्सप्लोर करा ही नहीं। जैसे आगे आने वाले टाइम में लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएगा, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या नए नए फील्ड्स खुल के आएंगे, क्योंकि जो चीज़ अभी मार्केट में है नहीं, अभी उसके हमें ड्रॉबैक्स और चीज़ों के बारे में इतने अच्छे से पता नहीं है कि उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें और चलेंगी। तो वो सब जब चीज़ें आएंगी तो उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी नहीं।
और नए सेक्टर में हर इंसान इन्वेस्ट करना चाहता है। अभी अगर मैं बोलूँ कि आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल के कोई 5-6 स्टॉक उठा के दे दूँ, तो हो सकता है मैक्सिमम लोगों ने उसमें पैसा लगा रखा हो, क्योंकि सबको आगे टाइम से आगे जज करना है, मार्केट हमेशा आगे रहता है, हमको भी उसको आगे मतलब पकड़ना है, प्रीएम्प्ट करना है किसी भी मूव को। तो आप जब नहीं जानते होगे उस चीज़ के बारे में, उस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की है, बट वो पूरा डेप्थ, मतलब अगर 10 रुपये का कंपनी है और 100 रुपये का डेप्थ है, तो वो कैसे परफॉर्म कर लेगी? वो एक तुक्का, वो जुआ हो जाएगा। जो लोग स्टॉक मार्केट और गैम्बलिंग कहते हैं, तो वो उस टाइप की गैम्बलिंग होती है जहाँ पे आपको फंडामेंटल्स आपके हाथ में है नहीं, टेक्निकल्स आपके सपोर्टिव है नहीं, बट स्टिल आप उसमें भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर मैं इस कंपनी के इंद्रप्रस्थ गैस के बारे में अगर बात करूँ, तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें पढ़ पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये होता है नंबर ऑफ शेयर्स, जितना भी शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इनटू द करंट स्टॉक प्राइस, जो भी आपका 510 रुपीज़ है, उस हिसाब से जितने भी आपके शेयर हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ रेशियोज़ हैं, जैसे पी हो गया, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड। तो हमको अगर इसमें से देखना हो, तो सबसे पहली चीज़ जो अगर हम देखेंगे वो होगा डेप्ट, क्योंकि कोई भी बिज़नेस होता है वो लोन लेके, कि मैक्सिमम बिजनेसेस जो है उसमें लोन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंक्लूड होता है, वो ऐसा नहीं है कि विदाउट इनपुट, लाइक विदाउट कैपिटल आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। पैसे की सबसे ज़्यादा नीड होती है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो हमको सबसे पहले किसी भी कंपनी में जो चीज़ देखनी होती है वो डेप्ट होती है, बट नॉट इन एवरी केस। जैसे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पे आपको समझाने के लिए, अगर मैं किसी बैंकिंग शेयर, HDFC बैंक के बारे में अगर इनका मैं खोल के दिखाऊँ आपको फंडामेंटल्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 779,000 का करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और उससे भी लगभग लगभग डबल इनका डेप्ट है। तो ये भी मैंने शेयर आपको उन 10 शेयर्स में इंक्लूड किया था। बट बैंकिंग बेसिकली वो एक बिज़नेस ऐसा है, बिज़नेस ऐसा है कि जो बैंक है, अगर उसको सिंपल टर्म्स में समझाऊँ, तो बैंक क्या करते हैं, RBI से पैसा लेते हैं। ठीक है। उसका कुछ इंटरेस्ट RBI उनको चार्ज करता है, वो पैसा आपको लोन पे देते हैं। ठीक है। वो जो आपको पैसा लोन पे देते हैं, उसमें आप वो इंटरेस्ट कुछ चार्ज करते हैं। तो जो डिफरेंस होता है, मान लीजिए अगर RBI से वो 4% पे ब्याज पे पैसा ले रहे हैं, और आपको वो 7% ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, तो वो जो 3% होता है, वो मतलब एकदम एग्जैक्टली नहीं, बट मोटा मोटी वो बैंक का बेनिफिट होता है, वो बैंक का प्रॉफिट है। मैंने 100 रुपये मैंने किसी से लिए, उस पर 2% ब्याज है, मैंने आपको दिया वो 4% ब्याज पे, तो उसको तो मेरे को 2% रिटर्न करना है ना, तो बाकी है वो मेरा बेनिफिट है, मतलब वो मेरा प्रॉफिट है। इसी हिसाब से बैंकिंग के जो भी शेयर्स होंगे उसमें आपको हाई डेप्थ जरूर मिलेगा। ऐसा कोई भी बैंक मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक देखा हो जिसमें डेप्थ ना हो। तो अगर आप बैंकिंग साइड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये डेप्थ वाला कॉलम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। तो वापस चलते हैं अपने IGL पे, क्योंकि वो एक मैं जस्ट मतलब फॉर रेफरेंस अगर मैं लेके चलूँ, तो ये शेयर काफ़ी अच्छा है। आज भी शेयर का प्राइस 500 के अराउंड है। मैं बहुत बार सजेस्ट कर चुका हूँ 500 के अराउंड या 450 के अराउंड, ये बहुत अच्छा स्टॉक है एकुमुलेशन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है। अभी क्या है, पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, लोग ऐसे शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं जो एकदम गिर चुके हैं, जो एकदम मैं क्या बोलूँ, मतलब एकदम ज़मीन पे हैं। जैसे ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी, लाइक कोई लेमन ट्री होटल्स, या जो ये होटल्स हैं, इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन लोगों के लिए जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है। उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और वो प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो वो रिस्की बेट ले सकते हैं। बट अगर आप नए हैं, या मतलब आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के साथ ही रहें। तो उसमें मेरे को लगता है कि IGL एक लॉन्ग टर्म में अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसीलिए मैं आपको उसके फंडामेंटल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा मतलब जो बेसिक क्राइटेरिया होगा वो डेप्थ पे होगा। अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में लोन लेके ही लोन दिया जाता है, कोई अपनी जेब से बैंक पैसा नहीं बनाता है, तो उसमें आप डेप्थ को इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लाइक, हाँ, तो जैसे ये आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और ये डेप्थ है, तो अगर आप इसमें कैलकुलेट करें तो एकदम निग्लिजिबल है। लाइक 35,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल और 85 करोड़ रुपीज़ ही डेप्ट है, तो इतना डेप्ट तो मतलब इट्स निग्लिजिबल, आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है आपका जो इंपॉर्टेंट रेशियो, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी।
तो अगर मैं एक क्राइटेरिया सेट करने की कोशिश करूँ तो 15% से ऊपर अगर ये दोनों रेशियोज़ हैं तो इट्स अ गुड शेयर। अगर सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है किसी कंपनी में अगर 15 से नीचे है तो वो कंपनी एकदम एग्जैक्टली नीचे हो गई। और ये जो आर ओ सी और आर ओ ई होते हैं ये ईयरली आपका चेंज होता रहता है। तो आज के टाइम पे हो सकता है मार्च 23 जो लास्ट ईयर पैंडमिक स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे शेयर्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा नीचे थी क्योंकि शेयर मार्केट बहुत गिर चुका था। तो अगर आप उस 31 मार्च से अब जो 31 मार्च गया है उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो सारे के सारे शेयर्स आपको एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में नज़र आएंगे अगर सिर्फ आप रेशियोज़ देखते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको रेशियोज़ दिखा रहा हूँ, आर ओ सी, आर ओ ई, और जो रिटर्न ओवर 1 ईयर है जैसे इसमें 16% दिखा रहा है। तो ये एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, लाइक 12 से 20% मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर लॉन्ग टर्म में मेरे को एनुअल सी ए जी आर के साथ अगर रिटर्न देता है तो 16% इज़ एवरेज, लाइक अबव एवरेज इस टाइप से। तो मतलब अट्रैक्टिव वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ के बेसिस पे हम डिसीजन नहीं लेते हैं बट हम कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं। जैसे कोई कंपनी एक इंटरव्यू के लिए क्राइटेरिया सेट करती है कि आपको 65% होना ही पड़ेगा, तो उस हिसाब से अगर आप मान के चलें तो आर ओ सी ई और आर ओ ई जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 15% से ऊपर है तो वो शेयर एक अच्छा शेयर माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद पी का लाइक पी का कॉन्सेप्ट है। पी के बारे में एक अलग से एजुकेशनल वीडियो में बना के डाल दूंगा, बट पी के बारे में आपको इस समय बहुत ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज पी एक ऐसा टर्म है जो अब मैटर नहीं कर रहा है, बिकॉज जो मार्केट वैल्यूएशंस हैं वो बहुत हाई हैं। तो हर किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर का पी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट पी बहुत ज़्यादा अच्छा रेशियो रहा नहीं है अब किसी स्टॉक को जज करने के लिए। फॉर एग्जांपल डी मार्ट का एक बहुत अच्छा शेयर होता था, उसका पी 102 था और मैं उसको ट्रैक करता था अराउंड 1000 रुपीज़ से, और आज वो स्टॉक अराउंड 3000 है। तो वो पी पे मुझे एक्सपेंसिव लगता था, बट अब अभी भी शायद उसका पी काफ़ी हाई होगा। अगर एक बार मैं चेक करके आपको दिखाऊं, देखिए तो स्टॉक का पी 184 है। अगर कोई भी अगर वैल्यूएशन के हिसाब से पी देखने की कोशिश करेगा तो पी इज़ नॉट अ गुड रेशियो टू चेक फॉर फंडामेंटल। फंडामेंटल्स आपको पी नहीं बताते हैं, तो हम आर ओ सी और आर ओ ई दो चीज़ें ज़रूर देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हमें कुछ देखना है तो उसमें डेप्थ आपने फर्स्ट रेशियो आपका डेप्थ होगा, दूसरा आपका आर ओ सी आर ओ ई होगा। ये 15% से ऊपर रहेंगे तो इट्स अ गुड स्टॉक, मतलब इट्स अबव एवरेज यू कैन से। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा मैटर तो नहीं करती है। फॉर एग्जांपल आईटीसी में शायद 0% है प्रमोटर होल्डिंग, तो इतना मैटर नहीं करती है। बट स्टिल अगर प्रमोटर्स आपका कंपनी में 50% से ऊपर अगर स्टेक लेके चलते हैं मेरे हिसाब से, तो इट्स अ रिलेटिवली सेफर बेट, क्योंकि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी में भरोसा है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक टी सी एस या और आप एच डी एफ सी ग्रुप देख लीजिए, तो उनका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहता है। टी सी एस आई गेस 72% या 68% के आसपास उनका प्रमोटर होल्डिंग है, इस हिसाब से रहता है। तो आप जो फर्स्ट आपका क्राइटेरिया हो गया वो हो गया डेप्थ। डेप्थ आपने कहाँ नहीं देखना है बैंकिंग शेयर्स में। और आर ओ सी आर ओ ई आप 15% एक एवरेज मान के चल सकते हैं। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग मैं उसको एक क्राइटेरिया मानता हूँ। मेरे हिसाब से अगर प्रमोटर का विश्वास अपनी कंपनी में है तो मेरा विश्वास उसमें डबल हो जाता है। उसके बाद ये चीज़ें मैंने ऐड कर रखी है, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग इन 3 ईयर्स। तो जैसे अब जैसे क्या होता है, कई बार प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स को डिक्रीज़ करके पैसा रेज करने की कोशिश करते हैं, या अपने जो होल्डिंग्स होती है, बेसिकली होल्डिंग क्या है, होल्डिंग एक कंपनी का हिस्सेदारी है। हम उसके शेयर लेते हैं, तो जो पूरी ओवरऑल कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो कितना ओनर के पास है। तो ओनर के पास अगर 45% जो इसमें दिखाया हुआ है इतनी हिस्सेदारी है, तो अगर वो 50% से ऊपर होती है तो वो एक आपको कॉन्फिडेंस जनरेट करके देती है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सेबी का, जो लाइन मतलब गाइडलाइन है कि आपको जो भी स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी लिस्ट करानी है, तो उसमें आप प्रमोटर के पास मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो 75% है। 25% प्रमोटर को रिलीज़ करना ही पड़ेगा अगर आप उसको पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आप इसको आईपीओ लाना चाहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब करते हैं उसके 3 साल के अंदर, ऐसा क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो 75% के अगर अंदर है उसमें 50 से 75 की होल्डिंग जो है, क्योंकि 75 से ऊपर भी एक रिस्क रहता है, बिकॉज उसके बाद प्रमोटर को बाय डिफ़ॉल्ट कुछ
होल्डिंग रिलीज़ करनी पड़ती है, वो जो रिलीज़ करेंगे उससे शेयर प्राइस का डाउन जाने का चांसेस रहता है। तो अगर आप इसमें भी कोई क्राइटेरिया रख के चलें तो 50 से 75 रख के चल सकते हैं, ठीक है। इसमें 45 है, बट इसके और एक्सेप्ट इसको मतलब अलग लेके जाते हैं, जो इसके और रेशियोज़ हैं वो इस कंपनी को अलग लेके जाते हैं। और इस कंपनी के बारे में मैंने इसकी ग्रोथ जो देखी है, जो पीछे से इसके फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये आपको हर कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसे 19-20 मिलेगा, बट हाँ अगर आपको लेके चलना है तो 50 से 75 लेके चलिए, ठीक है। उसके बाद हाँ, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.02, तो इक्वल है, लाइक अगर आप निकालना चाहें तो मतलब वो सेम ये चीज़ है, इसको आप निकाल सकते हैं। अगर आपका डेप्थ जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, अगर आपको लेके चलना है डेप्ट टू इक्विटी 0.10, इससे नीचे होना चाहिए। 0.10 से नीचे अगर आपका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है तो इट इज़ ओके, अबव दैट इट इज़ रिस्की, ठीक है। अब वो भी डिपेंड करता है कैसे कैसी लाइक इंडस्ट्री है, ठीक है। बैंक में तो आपको हाई मिलेगा, बट किसी और अगर आप इंडस्ट्री के बारे में, उसके बाद आप उसका लॉन्ग टर्म चार्ट एक बार ज़रूर देखें। कोई भी शेयर जो भी आप फंडामेंटली एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो उसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, और जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है अगर वो निफ्टी 50 का स्टॉक है या नहीं है उससे मैटर नहीं करता है, बट वो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 या सेंसेक्स 300 उसके चार्ट को रेप्लिकेट करना चाहिए कहीं ना कहीं, नियर अबाउट, एकदम एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा कोई भी, वो भी कंपनी अपने हिसाब से चलती है और इंडेक्स कंपनीज के हिसाब से, ठीक है। तो कंपनी उसमें 50 होती है, लेकिन 50 कंपनी सारी की सारी इंडेक्स के हिसाब से नहीं चलती है, कंपनी की अपनी न्यूज़ भी रहती है। तो आप देखें तो लॉन्ग टर्म में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, आप देख सकते हैं इसका ग्राफ जो है ऊपर ही जा रहा है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो आपको इसमें इतना डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके जहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके साथ आप देख सकते हैं पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसमें आपको इसी सेम इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड है और यही सेम काम करती हैं, ये आपको मिल जाएगा। तो अगर हम इसमें देखने की कोशिश करें अडानी टोटल गैस, अडानी आई डोंट बिलीव देम, मतलब बिलीव क्या, उसका प्राइस इतना इन्फ्लेटेड है या असली है ये समय बताएगा, बट जिस हिसाब से ये जो शेयर्स भागते हैं इनका विश्वास करना बहुत मुश्किल है। गेल अगेन इट्स अ पीएसयू, तो पीएसयू से दूर ही रहें। जब सरकारें खुद ही उन कंपनीज को बेच रही हैं तो हम खरीद के क्या करेंगे। हाँ, प्राइवेटाइजेशन के बाद अगर चीज़ें बदलती हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। गेल को सरकार नहीं बेच रही है, जस्ट सेइंग कि पीएसयूज में सरकार का ही कॉन्फिडेंस नहीं है, या जहाँ पे गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस ना हो उससे दूर रहना ज़्यादा बेटर है। गेल भी एक अच्छा स्टॉक है, इट्स नॉट अ बैड स्टॉक, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं। पेट्रोनेट एलएलजी अगेन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। इस हिसाब से जैसे मैं एक एक कंपनी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन सी कंपनी अच्छी है या मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। इस हिसाब से आप इस जो 7 से 8 जो भी इन्होंने दे रखे हैं, ऐसे हर किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे, आप वहाँ पे कंपनी को सर्च करेंगे तो ये पीयर एनालिसिस आपको दिखा देगा, ठीक है। तो अगर आप पीयर एनालिसिस देखते हैं तो उसमें आपको ये कंपनी का नाम, करंट प्राइस, पी रेशियो, तो हमने दो चीज़ें तो देख ही ली हैं। एक डेप्थ लो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आर और आर उसको 15% से ऊपर रखना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग जो है आपका वो 50 से 75% के बीच में, तो एक अच्छा साइन है। आई एम नॉट सेइंग कि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, बट एक अच्छा साइन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अडानी का जो है सारी चीज़ें आप देख रहे हो बहुत अच्छा दिख रहा है, बट इनका प्राइसिंग मेरे को समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनका जो शेयर है वो बहुत ही ज़्यादा भाग रहा है, और आज के टाइम पे मैं इसको भाग के पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं। लेकिन तब जब ये वैल्यूएशंस हाई हैं, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई है, तभी ये इन पूरी पेयर एनालिसिस में टॉप पे बैठा है। उसके बाद गेल है। तो ये जो कंपनीज हैं जो लिस्ट की गई हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बेस्ट है, ये कंपनी वेस्ट है, ऐसा नहीं है। ये इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये इनको रैंकिंग दी गई है। तो अडानी गैस का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, बिकॉज ये शेयर जो है वो महंगा है, और जो नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस जो मैंने आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का बताया, उससे इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 4 गुना है आईजीएल से, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं। आपको जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगे, या आप जैसे किसी एक सेक्टर को आपने पकड़ लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे गैस के सेक्टर को पकड़ा है आईजीएल के थ्रू, आपने किसी बैंकिंग को, आईटी को, कोई भी सेक्टर जो आपको समझ में ज़्यादा आता हो वो पकड़ लिया, उसका पीयर एनालिसिस आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप जान सकते हैं, ठीक है। इससे आपको पीयर एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा पता लग जाएगा। उसके बाद आपका आता है क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो
क्वार्टरली मैटर करता है, बट मेरे को ईयरली ज़्यादा समझ में आता है। तो आप मतलब पहले क्वार्टरली के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँ तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट आता है। तो अगर अभी 2020 के बाद का टाइम देखना तो थोड़ा सा मतलब इतना जस्टिफाई नहीं होगा किसी भी स्टॉक के साथ। अब किसी भी स्टॉक का अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो ये जो पीरियड है इसके बेसिस पे जज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज उस टाइम पे लॉकडाउन था, बहुत सेल्स में इम्पैक्ट आया था। कोई भी शेयर हो, ऐसा कोई भी ऐसा कोई कंपनी था जिसमें इम्पैक्ट ना आया हो, लॉकडाउन से सबको इम्पैक्ट आया है, कहीं ना कहीं ज़रूर इम्पैक्ट आया है, ठीक है। तो इस पीरियड को छोड़ के अब थोड़ा सा पीछे से अगर आप देखें तो ये कंपनी का जो प्रॉफिट है ये रेगुलर या तो कांस्टेंट रहा है या इंक्रीज ही करा है। कंपनी के प्रॉफिट में डिक्रीमेंट नहीं आया है, ठीक है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। हम अगर नेट प्रॉफिट देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी ये सेल्स के बारे में देख सकते हैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो जैसे जून में इन्होंने 1289 करोड़ का सेल्स किया, उसमें उसका उनका खर्चा क्या है, जो ऑपरेटिंग जो खर्चे होते हैं, अगर भाई गैस की ये फॉर्म चला रहे हैं तो इनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, इनका जो स्टाफ है उनका खर्चा होगा, वो सब करके इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है ऑलमोस्ट 300 करोड़। उसके बाद इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इतना मार्जिन था, ये से निकल गया इसके थ्रू, इसमें मतलब इतना सेल किया और इतना प्रॉफिट आया तो मार्जिन निकल गया। 100 रुपये का सेल किया, 20 रुपये का प्रॉफिट आया, कितना मार्जिन होगा 20%, उस हिसाब से। फिर इनकी अदर इनकम, इनका कुछ और अदर इनकम से भी। तो हमको बेसिकली अगर किसी कंपनी पे आपको फंडामेंटली कोई चेक टेस्ट करना है तो आपको ये देखना है कि उसके कोर बिजनेस से कितना काम आ रहा है, कितना मतलब प्रॉफिट आ रहा है। अगर कोई कंपनी गैस बेचती है और वो अगर मान लीजिए यहाँ पे 39 करोड़ होता और यहाँ पे 1200 करोड़ अदर इनकम में होता, तो भी यहाँ नेट प्रॉफिट आपको ज़्यादा ही दिखता ना, इतना ही दिखता ऑलमोस्ट सेम। मैं इन दोनों को अपोजिट कर दूँ, लेकिन जो मेन कंपनी का काम क्या है, बेसिकली जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, ये सीएनजी के पंप बनाते हैं, ठीक है। ये सीएनजी बेचते हैं दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि मैंने इनको देखा हुआ है तो मेरे को इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया है। तो ये चीज़ें करते हैं। और ये जो अदर इनकम होगा, अब हो सकता है इनका कुछ और इनकम जो है वो बेच ऐसा होता हो कि वो सीएनजी बेच कर ना आता हो, किसी और चीज़ से आता हो जो इनका कोर बिजनेस नहीं है। तो ये मैटर नहीं करता है और ये कांस्टेंट है, बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अदर इनकम ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे। इसके लिए हम इनकी बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी कि अदर इनकम कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर था, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स जनवरी 2021 में जो आए थे, ठीक है, जनवरी मंथ एंड में आए थे, तो उनका जो नेट प्रॉफिट था इट वाज अराउंड 13,000 करोड़, ओके। और उसमें से शायद 5,000 करोड़ जो प्रॉफिट था वो जियो से आया था। तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ जियो इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जियो कल को अलग हो जाता है, जियो, क्योंकि जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का उनका प्लान है कि रिलायंस जो है जियो को अलग से लिस्ट कराना चाहते हैं, वो आईपीओ लाएंगे और वो उसको जियो 5G, जियो मार्ट और जियो का जो पूरा बिजनेस को सेपरेट कर देते हैं। तब फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर शायद हो सकता है कल को अनअट्रैक्टिव बन जाए एट दिस प्राइसिंग, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना खुद का सोचना है। तो वो इस तरह से अगर आप कंपनी के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे कि उसके अदर इनकम से, अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्री जो बेसिकली जो कंपनी लिस्टेड है, उनका जो मेन काम है वो ऑयल का है, ऑयल का। और उसमें जो रिलायंस रिटेल भी आता है, बहुत सारे उनके सेगमेंट्स हैं। बट जो अभी तक न्यूज़ है मार्केट में कि जियो जो है वो सेपरेटली लिस्ट होगा, एक एंटिटी होगी सेपरेटली, जिसमें जियो मार्ट और जियो जो भी उनकी जो अदर जियो के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब उनके साथ आएंगे। तो आउट ऑफ 13,000 करोड़ 5,000 करोड़ जो था वो जियो से आया था, वो अदर इनकम में था इधर, लेकिन जो उनका कोर इनकम थी वो कम थी। तो ये चीज़ें जब हम थोड़ी सी इनकी बैलेंस शीट पढ़ने की कोशिश करेंगे तब हमको समझ में आएगा, क्योंकि कंपनी हमेशा कोर बिजनेस से ही चलती है। अब मान लीजिए मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं करने के लिए, मेरे पास फ्री कैश फ्लो है, कुछ मेरे पास पैसा है, मैं प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ और मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करा, उससे मेरे को रिटर्न आया, ठीक है, उससे मेरे को रिटर्न आ रहा है, या मैंने कुछ लोन पे दिया तो मुझे उससे कुछ रिटर्न आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अब वो कंटिन्यूस तो रहेगा नहीं, कल को मान लीजिए मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मैं उस इन्वेस्टमेंट को बेच के अपने बिजनेस में लगा दूंगा, तो ये जो अदर इनकम है ये हो सकता है जीरो हो जाए। उस केस में अगर मैं जो आपको सिनारियो बता रहा हूँ, तो अदर इनकम हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं देखना चाहिए, अदर इनकम को हम जीरो ही मान के चलें, कोर बिजनेस में अगर सिर्फ फोकस कर रहे हैं। और बहुत सारी जगह पे बहुत सारी कंपनी हो सकता है अदर इनकम में जीरो आता भी हो इधर, ठीक है।
उसके बाद डिप्रिशिएशन, इंटरेस्ट जो ये लोग पे करेंगे, ये सब जो काट पीट के इनका ये ऐड करा, ठीक है। उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट करा डिप्रिशिएशन जो हुआ, और इसके साथ आपका टैक्स परसेंटेज, जो भी टैक्स अब जो भी इनकम होता है उस पर आप टैक्स देते हैं, तो टैक्स परसेंटेज कितना कैलकुलेशन हुआ वो करके आपका नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। इस तरीके से हम एक क्वार्टर का जो ओवरऑल जो नंबर्स है उसके बारे में देख सकते हैं, क्वार्टरली हमको कितना प्रॉफिट हुआ और अपने कितनी सेल्स करी। तो अगर आपको किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करना है, तो अगर कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो कंटिन्यूसली उसकी सेल्स बढ़नी चाहिए, तभी तो ग्रोथ दिखेगा। मैं अगर आज 100 रुपये का सामान बेच रहा हूँ, कल 200 का बेच रहा हूँ, या मतलब 120 का, 130 का, इसमें बढ़ता जाऊँ समय के साथ साथ, तो वो मेरी ग्रोथ है। आज मैंने 100 बेचा, मेरा टारगेट है मैं आज से 5 साल बाद 1000 रुपये का सामान बेचूंगा। ऐसे अगर मैं कुछ एग्जांपल लेके चलूँ, तो वैसे ही ये जो हमारी सेल्स है ये 1200 करोड़ की थी, फिर 1400, 1500, इस तरीके से ये बढ़ती गई। और जो दिसंबर 2019 जो पेंडेमिक से पहले था वो 1600 था। ये इनका रेवेन्यू है, इसको टॉप लाइन कहते हैं। रेवेन्यू मतलब जो भी आप सेल कर रहे हैं, जो आपका कोर बिजनेस है, उससे हम जो भी मतलब सेल कर रहे हैं, जो भी रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, उसको हम टॉप लाइन ग्रोथ, आपने टीवी में सुना होगा या कहीं भी अगर कोई फाइनेंशियली फॉलो करता है, टॉप लाइन में ग्रोथ आया, बॉटम लाइन में ग्रोथ आया, इस तरीके से बोलते हैं। बेसिकली टॉप लाइन इज सेल्स, जो भी इनके रेवेन्यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक इन्होंने ग्रोथ करा, फिर पेंडेमिक हिट हुआ तो इट वाज कांस्टेंट, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर रिकवरी दिखी, अभी रिकवरी दिखी, तो अभी शेयर प्राइस भी उस हिसाब से रिकवरी दिखा रहा है। और इसी हिसाब से तो दो दो बेसिक चीज़ें उनकी बढ़नी चाहिए कंटिन्यूस, ठीक है। आप चाहे ईयर वाइज देखें चाहे क्वार्टर वाइज, क्वार्टरली रिव्यू करना ज़्यादा बेटर रहता है, बट मेरे को ईयरली ज़्यादा समझ में आता है। तो उनका टॉप लाइन मीन्स सेल्स और प्रॉफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेगुलर इंक्रीज हो रहा हो, तो हमको वो कंपनी आगे अच्छा करती हुई दिख सकती है, क्योंकि उनका इंक्रीज हो रहा है। जैसे इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, 2015 3600 करोड़ और 2020 6400 करोड़, तो इनका कितना मतलब टॉप लाइन में कितना इंक्रीज आया, इनका रेवेन्यू कितना ज़्यादा बढ़ गया, 3000 करोड़ से 6400 करोड़। और सेम चीज़ अगर हम प्रॉफिट के साथ देखें तो 400 450 करोड़ था, अभी 1250 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, कंपनी की ग्रोथ हुई, तो कंपनी का शेयर भी बढ़ा। अभी अगर हम 2015 का शेयर प्राइस देखें, इसमें 2015 तो इट वाज अराउंड 100 रुपीज़, और अभी 2020 में इट वाज अराउंड 500 रुपीज़। तो उसी हिसाब से आपका वो भी मिला। तो इस हिसाब से हम फंडामेंटल किसी भी कंपनी को ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। कुछ रेशियोज मैंने आपको बताने की कोशिश की, डेप्थ, आरओसी, आरओई, इनके बारे में एक मैं थोड़ा सा इनके डिस्क्रिप्शन, इनकी डेफिनेशन वगैरह के लिए वीडियो बना दूंगा। दूसरी चीज़, आप किसी भी कोई भी शेयर, आपको कोई टिप प्रोवाइडर, कोई यूट्यूबर, कोई जैसे यूट्यूबर लाइक कोई भी अगर आपको बोलता है कि ये कंपनी में पैसा लगाओ, आजकल बहुत क्लिक बेट आ रहे हैं कि ये कंपनी में पैसा लगाओ डबल हो जाएगा, फ्री में मिल रहा है। तो इस तरीके से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। ये तो एक फंडामेंटली साउंड स्टॉक था, तो उसमें आपको नंबर्स अच्छे दिखेंगे। अब जैसे कोई फंडामेंटली वीक स्टॉक होगा तो आपको ये नंबर्स आपको बहुत बुरे भी दिख सकते हैं। डेप्ट रिदन स्टॉक होगा, उसमें आपको कंपनी के नंबर्स बहुत बुरे भी देख सकते हैं। तो आपको वो फिल्टर आउट करना है। बेसिकली जो 65-75% का जो एक इंटरव्यूअर एक फ़िल्टर रखता है, वही फ़िल्टर करके हमको ये जो शेयर्स हैं इसमें जो फाइनेंशियली वीक स्टॉक्स हैं उनको हटाना है, फाइनेंशियली एवरेज और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। उससे हम अपनी इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसमें सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हमें फेलियर्स को अवॉइड करने की कोशिश करना है, तो उसके लिए फंडामेंटली वीक शेयर से बिल्कुल दूरी बनाए रखें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ जानने की कुछ आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने किसी भी शेयर को फंडामेंटल एनालाइज कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ इसको यूज़ करके आप मतलब काफ़ी जो आपके जो डाउट्स हैं, जो टिप प्रोवाइडर होते हैं, आप उनसे बच सकते हैं। क्योंकि हर आदमी गलत कुछ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं, कुछ कंपनीज सही में रजिस्टर्ड है, जो लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की टिप्स देते हैं और अच्छी खासी फीस भी चार्ज करते हैं। तो वो लोग गलत नहीं है। अगर आपको कोई अच्छी एडवाइस दे रहा है, लिटरली जैसे मैंने भी 10-15 शेयर की वो दी, आप जाके ऐसे फंडामेंटली उनको एनालाइज कर सकते हैं। जिसके फंडामेंटल्स अच्छे होंगे उसके आपको दिखेंगे। फॉर एग्जांपल टीसीएस है, ठीक है। तो टीसीएस में अगर आप देखें, अभी ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है। डेप्ट टू इक्विटी, अगर डेप्ट टू इक्विटी 0.10 से नीचे, इट इज़ ओके फॉर मी, इट इज़ ओके। और ये कोई डेप्ट हर
इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से काम करती है। अभी इनका डेप्ट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है बट ऑलमोस्ट इट वॉज निग्लिजिबल, क्योंकि इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आप ROE ये सब जो चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा 15 अच्छा होता है, इनका तो 50 है। तो ये सब चीज़ें, प्रमोटर होल्डिंग 72, तो ये सब चीज़ें आपको एक अच्छा मैं क्या बोलूँ, मतलब एक अच्छा साइन प्रोवाइड करते हैं कि हाँ कंपनी इज़ गुड। आपको कंपनी के कॉन्स भी देखने हैं, अगर कंपनी के कॉन्स आपको दिखते हैं तो उसको भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक ही चीज़ अगर उनको बाय करना है तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव नहीं देखते। नेगेटिव भी देखना ज़रूरी है। सब चीज़ें देख के करेंगे तभी आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं इनका जो 2010 2015 का जो रेवेन्यू था, इट वाज अराउंड 1,95,000 करोड़, और 2020 का अगर आप देखें तो रेवेन्यू में बड़ा मतलब कितना ऑलमोस्ट 50% इंक्रीमेंट हुआ है, और जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी अराउंड 50% से ज़्यादा ही इंक्रीमेंट हुआ है। तो इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ करा है। इस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ तो दिखाई रही है, इंडिया की लीडर है, और बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसे आप स्टडी कर सकते हैं। और सेफ रहिए, कोविड से बच के रहिए, घर पे सबका ध्यान रखिए, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।